तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका फिर से हमारे इस नए सेशन में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे साइंस का पार्ट 5। ओके, सो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, बारिश के जल की गिरती हुई बूंदें गोलाकार आकृति किसके कारण प्राप्त कर लेती है। क्वेश्चन कहने का तात्पर्य यह है कि जो बारिश की बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं। तो उसका सीधा सा आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण। ओके, अब ये पृष्ठ तनाव के कारण ही क्यों होती हैं, तो आपको जैसा पता होगा कि जो तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो अपने क्षेत्रफल को कम करते हैं। कम करने के बाद किसके आकृति में हो जाते हैं, किसको प्राप्त करते हैं, गोलाकार आकार प्राप्त कर लेते हैं। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। ओके, सरफेस टेंशन के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और एग्जांपल हम बात कर ले तो जैसे पृष्ठ तनाव के और एग्जांपल है, पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैरती है। ओके, एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण यह जीभ के अधिक क्षेत्रफल पर फैलता है। ओके, तो गर्म सूप जो होता है ठंडे सूप से क्या होता है, अधिक स्वादिष्ट लगता है। मतलब कि अब गर्म चीजें खाते होंगे तो स्वादिष्ट क्यों लगता है, तो इसका भी रीजन हो जाएगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के वजह से। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी पिंड का द्रव्यमान और गति दोगुनी हो जाती है, इसका गतिज ऊर्जा बन जाती है। मतलब क्वेश्चन कहने का यह है कि किसी भी पिंड को द्रव्यमान, किसी भी पिंड है उसका द्रव्यमान और गति दोगुनी कर दी जाती है। ठीक है, पिंड का द्रव्यमान दोगुनी और उसकी गति को दोगुनी कर दी जाती है, तो उसका गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या होता है, हाफ mv²। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये फार्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर फार्मूला पता है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके, सो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। तो आपको जैसे पहले भी बता चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है गतिज ऊर्जा। ओके, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बॉडी के मोशन से होती है। मतलब कि बॉडी जब मूव करती है, गति करती है, तो उसमें जो ऊर्जा निकलती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपका जो मास है, द्रव्यमान, इसको दोगुना कर दिया जा रहा है, और आपका जो वेग है, मतलब आपका जो गति है, ओके, इसको भी दो गुना कर दिया जा रहा है। तब इसको जब दो गुना कर दिया जा रहा है तो इफेक्ट गतिज ऊर्जा पे क्या पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए, जब कभी भी किसी भी पिंड का द्रव्यमान दो गुना कर दिया जाता है तो उसके काइनेटिक एनर्जी पर दो गुना प्रभाव पड़ता है। ओके, मतलब कितने गुना पड़ता है, दो गुना प्रभाव पड़ता है। और अगर उसकी गति पर भी दो गुनी प्रभाव कर दी जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी पर कितने गुना प्रभाव पड़ता है, चार गुना प्रभाव पड़ता है। ओके, तो देखिए, मास पर दो गुनी कर दी जाती है पिंड को, तो कितनी हो जाती है, दो गुनी। और उसके वेग पे जब दो गुनी कर दी जाती है तो कितनी हो जाती है, चार गुनी हो जाती है। बोले तो v² होता है ये फार्मूला में, तो दो का स्क्वायर हो जाता है चार। ओके, अब दोनों एक साथ किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 इक्वल हो जाएगा 8। मतलब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि आपका जो द्रव्यमान है वो भी और आपका जो वेग है दोनों एक साथ बढ़ाई जा रही है, तो उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 8 गुना पड़ जाएगा। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है, किस डिग्री पर समान होता है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, -40 डिग्री पर। ठीक है, अब देखिए, दोनों का जो रिलेशन होता है, रिलेशन बनता है C - 0/5 इक्वल F - 32/9। ये दोनों आपका क्या बनाता है, रिलेशन बताता है। ठीक है, मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं। देखिए, आपका जो रिलेशन बनता है दोनों में, C - 0/5 इक्वल F - 32/9, ये फार्मूला होता है, आप नोट कर लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कोई किसी का मान सेंटीग्रेड या सेल्सियस पर इतना डिग्री है तो उसका फ़ारेनहाइट पे क्या हो जाएगा, तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान किस डिग्री पर समान होगा। बिल्कुल, तो मेरा आंसर क्या है, -40 डिग्री। मतलब यहाँ सेंटीग्रेड पर -40 रखेंगे और यहाँ पर फ़ारेनहाइट पर -40 रखेंगे। अगर दोनों सेम होता है, दोनों का मान अगर इधर भी और इधर भी समान आता है तो इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। ओके, तो फार्मूला पे रखते हैं हम लोग। आपका जो था 40 डिग्री था, -40 हो जाएगा -0/5 इक्वल, और फ़ारेनहाइट में चलेंगे -40 - 32/9। ओके, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका -8 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -40 - 32 हो जाएगा -72/9, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो -8। बोले तो दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, मतलब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान -40 डिग्री पर समान आ रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि, चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ सकते हैं, या चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ते हैं किसके रीजन से? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वे पराश्रव ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, मतलब कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो चमगादड़ होते हैं ना, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अच्छा ये पराश्रव ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? देखिए 3 प्रकार के तरंगे होते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, अपश्रव्य होते हैं, श्रव्य तरंगे होते हैं और पराश्रव तरंगे होते हैं। ठीक है, जो हमारे द्वारा सुनाई पड़े, मनुष्य के कान सुन सकते हैं, ये आपका होता है श्रव्य तरंगे होता है। ठीक है, इसका जो वो फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी मनुष्य का कान जो है सुन सकता है। ओके, इसके नीचे जो होता है अवश्रव तरंगे कहलाते हैं, ये हम लोग नहीं सुन सकते हैं। और इसके ऊपर जो होता है 20,000 हर्ट्ज के ऊपर, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होता है आपके अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो कि आपके कुत्ता, बिल्ली या चमगादड़ वगैरह ये सुन सकते हैं, ये हमारे द्वारा नहीं सुना जा सकता है। ओके, तो अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य जो है, मनुष्य के कान कितने से कितने हर्ट्ज तक आप फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ठीक है, बोले तो इसे क्या बोला जाता है? श्रव्य तरंगे, ये मनुष्य के द्वारा सुनाई पड़ता है। ठीक है, और चमगादड़ जो है किसके कारण रात में उड़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पराश्रव तरंगे। पराश्रव तरंगे बोले तो अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे उत्पन्न करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकिरणों में से कौन सा सबसे कम तरंग दैर्ध्य है? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्यों हो जाएगा ऑप्शन सी? क्योंकि मैं बताया था आपको लेक्चर 2, मतलब मेरा जो पुराना लेक्चर है, आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो जाके प्लेलिस्ट में दिया गया है, उसका लिंक आप जाके देख सकते हैं। उसमें ये मैंने ट्रिक से भी बताया था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसका वेवलेंथ क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा गामा किरणें की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो गामा किरणें की जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। इसमें मैंने एक फार्मूला भी बताया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फार्मूला लिखा नहीं, फार्मूला तो लिखा नहीं है, आपको फार्मूला के लिए वही ट्रिक के लिए आपको जाना पड़ेगा लेक्चर 2 देखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, मैंने बताया था, एक ट्रिक बताया था फ्रीक्वेंसी के लिए, कि गैस के ऊपर चल रही है एक्सयूवी या इंडियन रेलवे। ठीक है, इस तरह से कुछ ट्रिक था कि गैस के ऊपर चल रही है एक्सयूवी, इंडियन रेलवे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसमें बताया था कि जो जी होता है गामा। ठीक है, गामा किरणों की जो फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज्यादा होती है। और वही हम बात करेंगे अगर वेवलेंथ की, तो सबसे कम वेवलेंथ हो जाएगा किसका? गामा किरणों का। क्यों? क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ जो होती है सबसे कम होती है, इसलिए आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में 0.3 मीटर की तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर सेकंड की गति से यात्रा करती है, तो यह होगी। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था फार्मूला, कि V इक्वल होता क्या है? F मल्टीप्लाई लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे जो V है आपका स्पीड दर्शाता है, आपका जो F है ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दर्शाता है, जो आपका लैम्डा है ये वेवलेंथ दर्शाता है। ओके, तो आपको देखिए, आपको यहाँ पे 0.3 मीटर की तरंग दैर्ध्य मतलब कि वेवलेंथ दी गई है, यहाँ पे आपको 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से स्पीड दी गई है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है? तो यह होगी, आपको ऑप्शन दिया गया है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज का तरंग है। ओके, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है, आपको V और लैम्डा दिया है, तो इसी फार्मूला को यहाँ पे रख देते हैं, मतलब इसी पे जो इसके मान दिए गए इसी पुट कर देते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, आपका स्पीड जो है 300 है, इक्वल फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है मल्टीप्लाई लैम्डा, लैम्डा का मान है 0.3। ओके, सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपका यहाँ पे निकलेगा 300 बाई 0.3 इक्वल जो है आपका आ जाएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा, यहां से सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1000। बोले तो आपका फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज आ रहा है, आंसर आपका आ रहा है 1000। आपको जैसे पता है कि अभी जस्ट 2 क्वेश्चन से पहले ही आपको बताया गया था कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो तरंगे होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? श्रव्य तरंगे कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 1000 जो आपका हर्ट्ज आ रहा है ये 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रव्य तरंगे हो जाएगा। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
माइक्रोफोन एक ऐसा उपकरण है जो रूपांतरित करता है। देखिए माइक्रोफोन, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए मेरे द्वारा मैं बोल रहा हूं ना, मैं माइक्रोफोन में बोल रहा हूं, आप तक आवाज पहुंच रही है, किसके द्वारा पहुंच रही है? विद्युत धारा संकेत द्वारा पहुंच रही है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसी का बिल्कुल विपरीत अगर क्वेश्चन होता कि विद्युत धारा को ध्वनि संकेत में, ठीक है, विद्युत धारा को ध्वनि संकेत में क्या मतलब चेंज क्या करता है, तो आपके घर में क्या होते हैं, जो वेल होती हैं, घंटियां लगाई जाती हैं, उसको आप दबाते हैं तो उसमें क्या विद्युत धारा के द्वारा क्या ध्वनि सुनाई पड़ती है, ठीक है। आप बेल दबाते हैं, अंदर साउंड सुनाई पड़ती है, तो आप तो बेल दबा रहे हैं मतलब विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है, उसके बाद अंदर जाके ध्वनि में बदल रहा है, ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हम बात करेंगे ध्वनि संकेत से विद्युत धारा में, तो माइक्रोफोन हो जाएगा। बिल्कुल इसका विपरीत क्या हो जाएगा, आपका जो घर में बेल वगैरह लगा रहता है, घंटी, तो वो हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि संकेत को किस में चेंज कर रही है, विद्युत धारा के संकेत में चेंज कर रही हैं। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपकरण जो भूकंप को रिकॉर्ड करता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिस्मोग्राफ जो होता है वो क्या करता है, वो भूकंप को मापता है। किस पे ये, लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा सिस्मोग्राफ जो है ये इंस्ट्रूमेंट है, ये उपकरण है, यंत्र है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पर मापा जाता है भूकंप, तो इसका आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल। ये भी ध्यान दीजिएगा, दोनों में कंफ्यूजन करने वाला है। अगर पूछा जाता है किस पे मापा जाता है तो रिएक्टर स्केल हो जाएगा। अगर इंस्ट्रूमेंट का बात होगा, उपकरण का बात होगा, यंत्र का बात होगा, तो सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ओके, सो क्लियर हो गया। अच्छा हाँ, इसमें एक ऑप्शन है आपका पोलोग्राफ, ये भी ध्यान दीजिएगा। पोलोग्राफ जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, पोलोग्राफ से क्या मापते हैं, तो जो झूठ बोलते हैं ना उसको पकड़ने के लिए ये मापा जाता है, किसके द्वारा, पोलोग्राफ के द्वारा। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो भूकंपों को रिकॉर्ड करता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ एक चीज और बता दें, रिएक्टर स्केल जिसपे मैं लिख दे रहा हूं रिएक्टर स्केल, ठीक है, इसका जो पैमाना होता है 0 से 9 होता है। पैमाना क्या होता है, 0 से 9 होता है। मतलब जो भूकंप नापा जाता है, अर्थक्वेक मापा जाता है, जिस पैमाने पे उसे रिएक्टर स्केल बोलते हैं, उसका मान कितना होता है, 0 से 9 तक। ओके, अब समझिए, अगर एक पैमाना, एक यूनिट, अगर एक यूनिट बढ़ रहा है तो समझ लीजिए 10 गुना खतरनाक हो गया है। मान लीजिए कि आपका जो भूकंप है 7, कहीं पे आपका भूकंप, मान लीजिए ए कोई स्थान है, यहाँ पर 7 आपका रिएक्टर स्केल पे 7 मापा गया है कि 7 का फ्रीक्वेंसी का आपका भूकंप आया है, ठीक है। और कहीं पे आपका एक बी स्थान है, यहाँ पे 9 फ्रीक्वेंसी का भूकंप आया है। ओके, रिएक्टर पैमाने पे मापा गया है कि ए स्थान पर 7 का आया है और बी पे क्या आया है, 9 फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का आया है। अगर हम दोनों में पूछा जाएगा अंतर कि कहाँ सबसे ज्यादा था, तो आपका हो जाएगा बी स्थान पे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 7 से 9। लेकिन अगर गुने में पूछा जाएगा कितना खतरनाक था, तो आपका ये 100 गुना खतरनाक था। क्यों? क्योंकि एक यूनिट अगर बढ़ता है तो 10 गुना हो जाता है। यहाँ पे कितने यूनिट बढ़ रहे हैं, 2 यूनिट बढ़ रहे हैं, इसलिए 10 × 100 गुना खतरनाक है। मतलब बी जो है ए के स्थान से, जो ए के स्थान पे आया था भूकंप, इससे ज्यादा खतरनाक है बी के स्थान पे, ठीक है। कितने गुना, 100 गुना खतरनाक है। तो इसलिए जो रिएक्टर स्केल पे, रिएक्टर पैमाने पे जो यूनिट होता है, एक यूनिट बढ़ने पर 10 गुना भूकंप की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, खतरनाक हो जाती है। ओके, सो क्लियर हो गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तूफान की भविष्यवाणी कैसे की जाती है यदि वायुमंडलीय दबाव, अब आपके पास ऑप्शन है 4, ठीक है। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि तूफान कब आता है, तूफान कब आता है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए सबसे पहले समझिए, वायुमंडलीय दाब को मापा किस पे जाता है, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ओके, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस फिगर में दिख रहा होगा कि आपका ये बैरोमीटर है, ये पारा पर देखा जाता था। ये आपका जो भी, ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये दोनों आपका इंस्ट्रूमेंट जो बैरोमीटर है, ये आपका पुराना है, ओल्ड वर्जन है। ओके, ये आपका जो सी दिख रहा है, ये लेटेस्ट है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा हाँ, ये भी नोट कर लीजिएगा कि बैरोमीटर के आविष्कारक कौन थे,
इवान गैलिस्टा टॉर्सेली थे, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये बैरोमीटर के आविष्कारक थे। ठीक है, अब देखिए समझिए, ये पारे पर क्या था, मापा जाता था, ये आपका वाटर वगैरह पे, मतलब कि आपका जो बैरोमीटर है वाटर पर भी मापा जा सकता है, पारे पर भी मापा जाता है। ये आपका दोनों ओल्ड है, ये आपका लेटेस्ट है। ठीक है, अब समझिए जो आपका बैरोमीटर होता है, ठीक है, अगर बैरोमीटर, जैसे मान लीजिए बैरोमीटर है, ये अचानक गिर गया, अचानक तेजी से गिर गया, तो समझ लीजिए आंधी आने का संकेत है। ठीक है, अगर आपका बैरोमीटर अचानक से तेजी से गिरने लगा तो ये समझ लीजिए कि आंधी आएगा। ओके, और मान लीजिए आपका धीरे धीरे कम हो रहा है तो क्या होगा, वर्षा आने का संकेत बताएगा। ओके, और यदि बढ़ने लगे, मतलब कम होने के बाद बढ़ने लगे, तो समझ लीजिए मौसम जो है बिल्कुल साफ होने का संकेत है। अगर बैरोमीटर में जो सुइयां आपको दिख रहे हैं वो बढ़ने लगे, ठीक है, तो समझ लीजिए मौसम साफ होने का संकेत है। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा गया था तूफान की भविष्यवाणी कैसे की जाती है वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, तो क्या होगा, अचानक क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब बैरोमीटर जो होता है अचानक अगर गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तूफान या आंधी आने का संकेत बताएगा। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिन और रात के समय में रंग का कौन सा संयोजन सबसे सुविधाजनक होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो देखिए सबसे पहले समझिए, आपके जो 3 होते हैं कलर, क्या होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। ये 3 कलर क्या होते हैं, प्राइमरी कलर, बोले तो प्राथमिक कलर होते हैं। ओके, तो देखिए प्राइमरी कलर के से ही हम लोग क्या सेकेंडरी कलर बनाते हैं, मतलब ये प्राथमिक कलर के द्वारा ही हम लोग और अदर कलर का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख रहे हैं अगर, तो ऑप्शन में जहां भी आपको प्राइमरी कलर दिख जाए वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि संयोजन बोल रहा है कि संयोजन सबसे ज्यादा सुविधाजनक कौन सा होगा दिन और रात में, तो कौन सा होगा, जो आपका प्राइमरी कलर होगा। प्राइमरी कलर कौन सा है, ऑप्शन देखते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लाल और हरा आपका ये प्राइमरी कलर दिख रहा है इसमें, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, सो क्लियर हो गया होगा। तो ये थे आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स सो मच एंड गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।